उसका मानना था कि उसके घर के डायरेक्शन में उन सबकी बॉडी को दफनाना और उनका सलाइवा पीने से उन सबकी पावर्स जल्दी और डायरेक्टली उसे मिलेंगी। इंडोनेशिया में मैजिकल पावर और शेमन यानी तांत्रिक, जिसे इंडोनेशियन भाषा में दुकुन भी कहा जाता है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता था। लेकिन किसी चीज़ में इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कि आप अपनी जान से ही हाथ धो बैठो, या किसी चीज़ में इतना मानना कि उसकी वजह से आप दूसरों की जान ले लो, ये सब क्राइम लिस्ट में ही आ जाता है। एक ऐसा ही केस था इंडोनेशिया में जिसने सबकी अटेंशन ग्रैब की। इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका डिस्कशन हुआ था। 24 अप्रैल 1997 को 21 साल की श्री केमाला देवी एक रिक्शा वाले को उसे दातुक के घर छोड़ने को कहती है और उसे ये बोलती है कि उसने उसे कहाँ छोड़ा इस बात को किसी को ना बताए। लेकिन 3 दिन बाद देवी की बॉडी गन्ने के खेत में बिल्कुल नेकेड मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इन सब के पीछे एक वेल नोन आदमी का हाथ है जिसका नाम अहमद सुराज जी है। अहमद सुराज जी 10 जनवरी 1949 को पैदा हुआ था। सुराज जी इंडोनेशिया की सबसे बड़ी सिटी नॉर्थ सुमात्रा के कैपिटल मेदान में रहता था। उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी और उसके फादर किसान और अपने तंत्र मंत्र की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। अहमद का सबसे पहला नाम नसीब था। वो बचपन से ही काफी रिबेलियस नेचर का था। 19 साल की उम्र में वो घर से भाग गया और उसके बाद चोरी और अपने वायलेंट बिहेवियर के लिए 10 साल के लिए जेल भी गया। वहाँ से रिलीज होने के बाद अहमद ने खेतीबाड़ी की और पशुपालन में लग गया। लेकिन जब वो 29 या 30 साल का था तब वो दोबारा जेल गया पशुपालन को चुराने के चक्कर में। लेकिन इस बार वो रिलीज होने के बाद नॉर्थ सुमात्रा के जंगलों में अपनी सॉर्सरी की प्रैक्टिस के लिए चला गया। उसका मानना था कि वो भी अपने पिता की तरह एक शेमन बनेगा और अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद उसने लोगों को क्योर करना शुरू किया जिस तरह उसके फादर किया करते थे। ये सारा काम वो अपनी 3 वाइफ्स के साथ करता था जो तीनों एक दूसरे की बहनें थी। मुस्लिम होने की वजह से उसे एक से ज्यादा वाइफ रखना अलाउड था और इन तीनों से उसके 9 बच्चे थे। उसकी मॉम ने भी उसे काफी समझाया था कि अपनी पहली बीवी की बहनों से शादी ना करे, बट उसने इस बात को नहीं माना। कुछ टाइम के बाद लोगों को पता लगने लगा कि अहमद के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को ये भी बिलीव था कि वो आसमान से बादलों को आगे पीछे कर सकता है। उसके पास लोकल बिजनेसमैन और लोकल गवर्नमेंट एजेंट्स तक आया करते थे। लेकिन 1986 में ऐसा कुछ हुआ जिसने अहमद सुराज जी की लाइफ ही चेंज कर दी। एक दिन जब वो सो रहा होता है तब उसे उसके फादर का सपना आता है। उसमें वो उसे समझा रहे होते हैं कि अगर उसे अपनी पावर्स को बढ़ाना है तो उसे 70 जवान मरी हुई औरतों का सलाइवा पीना होगा। लेकिन उसके फादर ने उसे ये कभी स्पेसिफाई नहीं किया कि उसे उन सभी औरतों की जान लेनी होगी। तभी सुराद जी सोचता है कि उसे ऐसे तो सालों बीत जाएंगे अगर वो नेचुरली उनके मरने का वेट करेगा तो। तभी वो उन्हें खुद से मारने का प्लान बनाता है क्योंकि ये काम उसके लिए काफी आसान था। उसके पास लव, हेल्थ, वेल्थ और अपनी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए जवान औरतों का आना जाना लगा रहता था और बाकी का आधा काम उसकी वाइफ्स कर देती थी। वो जगह जगह ये बात सर्कुलेट करवाती थी कि अहमद के पास पावरफुल पावर्स हैं और उसके पास ऐसे ऐसे स्पेल्स हैं जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली लेडीज पर्टिकुलरली अपने पार्टनर की वजह से उसके पास आती थी। उनका मानना था कि स्वराज जी ही है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो उससे ऐसा एक्सपेक्ट करती थी कि वो उसे ऐसा कोई स्पेल दे जिससे उनका पार्टनर उन पर कभी भी चीट ना करे। इसी बीच सुराद जी उन्हें सलाह देता था कि वो यहाँ पर जब भी उससे कंसल्टेशन लेने आए तो वो इस बारे में किसी को ना बताए, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स को भी ना बताए कि वो किसके पास आ जा रही है। अहमद उनसे इन सारे रिचुअल्स के लिए
पैसे भी लेता था, जो कि अप्रॉक्स $200 से $300 हुआ करते थे। पैसे मिलने के बाद अहमद सारे रिचुअल्स को रात में अपने गन्ने के खेत में किया करता था और वो वहाँ पहले से ही एक गड्ढा खोद कर रखता था, और अगर उसके पास इस काम के लिए टाइम नहीं होता था तो वो अपने उन विक्टिम्स की हेल्प लेता था उनका गड्ढा खुदवाने के लिए। अहमद सबसे पहले अपने विक्टिम की गर्दन मरोड़ कर उन्हें मार देता था, फिर उनकी नेकेड बॉडी को उनकी कमर तक दफना देता था और फिर उनका मुंह अपनी घर की तरफ करके उनका सलाइवा पीता था। लेकिन धीरे धीरे उसके पास कस्टमर्स आना कम हो गए और धीरे धीरे गांव में ये बात फैलनी शुरू भी हो गई थी कि जितने भी यंग लेडी हैं वो सब गायब हो रही हैं। इस वजह से उसके पास धीरे धीरे कस्टमर्स कम होते चले गए। उसके बाद अमाद सुराज जी ने प्रोस्टिट्यूट को अपना शिकार बनाना शुरू किया। प्रोस्टिट्यूट भी उसके पास इसलिए आती थी ताकि उनकी ब्यूटी कम ना हो और उनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो और आगे चलकर बढ़े। इससे उसके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हो जाता था, क्योंकि उन प्रोस्टिट्यूट की अचानक से गायब हो जाने की बात से कोई क्वेश्चन भी नहीं खड़ा करता और ना उनके गायब होने से किसी को कोई फर्क पड़ता था। इस पूरे काम में उसकी तीनों वाइफ मिली हुई थी, लेकिन स्वराज जी की पहली वाइफ तुमिनी उसके साथ मर्डर साइट पर भी जाया करती थी सुरात के हेल्प के लिए, और बाकी की वाइफ्स घर पर रहकर सुरात की हेल्प करती थी। 11 साल तक सुराज जी सेम पैटर्न से अपने विक्टिम्स को अपने गन्ने के खेत में रिचुअल्स के नाम पर मार देता था और किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। धीरे धीरे जब ये इशू ज़्यादा बढ़ने लग गया तब गांव के लोगों ने मिसिंग वुमेन्स की रिपोर्ट्स लिखवानी शुरू की। किसी को सुराज जी पर कभी शक नहीं हुआ, लेकिन 27 अप्रैल 1997 को जब सुगीतो स्वराज जी के खेत में गया होता है तब उसे एक जगह कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उस जगह को देखकर काफी अजीब सा फील करता है कि इस जगह इतनी मिट्टी इकट्ठी क्यों है। जब वो 2-4 लोगों को और मिलाकर उस जगह पर बुलाता है और वहाँ पर खोदते हैं तो उन्हें देवी की नेकेड बॉडी मिलती है। वो सभी लोग इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। इस बात के बारे में सब लोगों को मालूम पड़ता है कि खेत में एक बॉडी मिली है, तो आंड्रेस जिसने देवी को स्वराज जी के घर छोड़ा था वो खुद से पुलिस को देवी के बारे में बताता है। जब स्वराज जी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर आती है तो स्वराज जी क्लियरली मना कर देता है कि उसका उसके मर्डर से कोई वास्ता नहीं है और कहता है कि देवी उससे मिलने के बाद वहां से चली गई थी। लेकिन जब स्वराज जी के घर में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसके घर से देवी के बिलोंगिंग्स मिलते हैं, जिसमें उसका पर्स, चेन और बाकी का सामान मिलता है। और जब पुलिस स्वराज जी और उसकी पहली बीवी को थोड़ा कुछ टॉर्चर करके पूछताछ करती है तो स्वराज जी का मुंह खुलता है। स्वराज जी उन्हें सच सच बताता है कि उसने सिर्फ देवी के ही नहीं, उन्होंने 42 और जवान लड़कियों की रिचुअल्स के नाम पर मर्डर किया है। स्वराज जी के कन्फेशन के बाद पुलिस तुरंत उस स्पॉट पर जाकर उन सभी बॉडीज को बाहर निकालने के काम पर लग जाती है, लेकिन बॉडीज इतनी सारी होती है कि उन्हें बुलडोजर का हेल्प लेना पड़ जाता है और इस काम में आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर उनकी हेल्प करते हैं। उन सब बॉडीज को जब बाहर निकाला जाता है तो उसमें आधे से ज्यादा बॉडीज के सिर्फ स्केलेटन्स ही मिलते हैं और कुछ बॉडीज डिकम्पोज होना स्टार्ट हो चुकी थी। जिन बॉडीज के स्केलेटन्स बन चुके होते हैं उन बॉडीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिस वजह से फॉरेंसिक लैब वाले भी ये कंसिडर नहीं कर पाए कि वो किस विक्टिम की बॉडी थी। इन सब के बाद स्वराज जी और उसकी तीनों वाइफ्स को अरेस्ट कर लिया जाता है
और जब ये केस बाहर आता है तब अहमद सुराज जी का केस कोई भी वकील लेने को तैयार नहीं होता। जब उसका पहला ट्रायल 11 दिसंबर 1997 को होता है तभी सुराज जी को डेथ पेनल्टी की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी फिजिकल एविडेंस ना होने की वजह से उसे कुछ समय बाद इस चीज के लिए डेट दी जाती है। हालांकि उसने इस सब का बयान दे दिया था, पर फिजिकल एविडेंस होना भी जरूरी था, जिसके लिए सभी वकीलों को उन एविडेंस को इकट्ठा करने में 7 महीने लगते हैं। और फाइनली 27 अप्रैल 1998 को 3 जज के थ्रू फायरिंग स्क्वाड से मारने की सजा सुनाई जाती है और उसकी तीनों बीवियों में से पहली बीवी को डेथ पेनल्टी मिलती है, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। 10 जुलाई 2008 को फायरिंग स्क्वाड उसे मौत के घाट उतार देती है और बाहर खड़े विक्टिम्स के घर के सदस्य और उस टाउन के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो उसकी बॉडी को उस गांव में आने से मना कर देते हैं। वो उस चीज़ के सख्त खिलाफ होते हैं। उनका मानना था कि जिस जगह हमारी बेटियों, भाई बहन या फिर बीवी को जलाया गया, उसी जगह हम इसकी बॉडी को नहीं दफनाने देंगे। तभी स्वराज जी की बॉडी को उस गांव से 300 मीटर दूर दफनाया जाता है। देवी की मॉम का कहना था कि वो अपनी बेटी के जाने का सदमा आज तक नहीं भूल पाई है और उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि उनकी बेटी एक न एक दिन वापस आएगी। जब देवी स्वराज जी से मिली थी तो उसकी 2 साल की बेटी थी। उसका भी ये कहना था कि मेरी इस चीज में क्या गलती थी।